इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के संचयन का चैप्टर सपनों के से दिन। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। हमारे में से किसी को भी याद ना था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारे सरकारी मिडिल स्कूल का नाम। अधिक से अधिक वह गुस्से से बहुत जल्दी आंखें झपकते अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगली से एक चपत हमारी गाल पर मार देते तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे भी नमकीन पापड़ी जैसे मजेदार लगती, जो तब पैसे ही शायद 2 आ जाया करते। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह ना थी जहाँ खुशी से भागे जाएं। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5 साल लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर वह 1 2 3 कहते झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी तथा गले में दो रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। हम कोई गलती ना करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते शाबाश, वेल बिगिन आगे 1 2 वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1। अब उनकी एक शाबाश ऐसी लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हों। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डो गुड का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। परंतु यह एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारे प्रेम की भावना जग जाती। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वह धनाढ्य लोग थे
उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपए में जाया करती तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। कापियों पेंसिलों होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 10-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते। पर 1-2 रुपए साल में खर्च हुआ करते, परंतु उस जमाने में 1 रुपए भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। 1 रुपए में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपए की 1 मन 40 सेर गंदम। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कहानियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। उसका ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जितनी भी मनोविज्ञान की जानकारी है, इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टर की मारपीट का भय भी कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। सभी तो नए ना होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटे श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक 1 साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हरफनमौला हो गए हो। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबें कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर जो अलियार के झाड़ उगे थे उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती। परंतु स्कूल 1-2 कारणों से अच्छा भी लगने लगा था। मास्टर प्रीतम चंद जब स्काउटिंग को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज या मुंह से ली विसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़कर चलते और तो लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी जवान। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडाईकनाल में ही जंग शुरू होने से पहले
उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी। फिर भी राजा के ना रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों में जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते। वह रात को खुले मैदान में शामियाने लगाकर लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्करे अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करे। भर्ती हो जा रे रंग रूट, भर्ती हो जा रे, अठे मिले 100 टूटे लीतर, उठे मिलेंदे बूट, भर्ती हो जा रे रंग रूट, अठे पहन 100 फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट, बढ़ती हो जा रे रंग रूट। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुलाई वर्दी और धोबी की धुली वर्दी और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही हैं। मास्टर प्रीतमचंद्र को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते या हंसते देखा था। उसका ठिगना कद, दुबला पतला परंतु गठिला शरीर, माता के दागों से भरा चेहरा और बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट, सभी कुछ ही भयभीत करने वाले हुआ करता। उनके बूट की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियां लगी रहती, जैसे तांगे के घोड़े के पैर में लगी रहती हैं। अगले हिस्से में पंजों के नीचे मोटे सिरों वाले कील ठुके होते। यदि वह सख्त जगह पर भी चलते तो खुरियों और कीलों के निशान वहां भी दिखाई देते। हम ध्यान से देखते, हमने बड़े और भारी बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कहीं मोच तक नहीं आती थी। उनको देखकर हम यदि घर वालों से बूट की मांग करते तो माँ बाप यही कहते कि टखने टेढ़े हो जाएंगे, सारी उम्र सीधे ना चल पाओगे। मास्टर प्रीतमचंद्र से हमारा डरना तो स्वाभाविक था, परंतु हम उससे नफरत भी करते थे। कारण तो
कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को जो मेरी उम्र के हैं वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी में फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। अभी हमें पढ़ते एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतमचंद्र ने हमें एक शब्द रूप याद कराने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे। हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते रहे, परंतु केवल 2-3 ही लड़के थे जिन्हें आधी या कुछ अधिक शब्द रूप याद हो पाए। दूसरे दिन बारी बारी सबको सुनाने के लिए कहा तो एक भी लड़का न सुना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए, सभी कान पकड़ो। हमने झुककर टांगों के पीछे से बाहें निकालकर कान पकड़े तो वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती थी। मेरे जैसे कमजोर तो टांगों के थकने से कान पकड़े हुए ही गिर पड़े थे। जब तक मेरी और हरबस की बारी आई तब तक हेडमास्टर शर्मा जी अपने दफ्तर में आ चुके थे। जब हमें सजा दी जा रही थी तो उसके कुछ समय पहले शर्मा जी स्कूल की पूर्वी की ओर बने सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कैलाश से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आते ही जो कुछ उन्होंने देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि वह प्रीतमचंद्र की उस बर्बरता को न कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए। हार्ट और यूं डूइंग What are you doing? Is it's the way to punish the student of fourth class? Stop it at once. हमें तब अंग्रेजी नहीं आती थी क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू की जाती थी, परंतु हमारे स्कूल के 7वीं-8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था क्या कहते हैं, क्या चौथी श्रेणी को सजा देना का यह ढंग है? इसी फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते बरामदे से दफ्तर में चले गए थे। फिर प्रीतमचंद्र कई दिन स्कूल नहीं आए तो यह बात सभी मास्टरों की जुबान पर थी कि हेडमास्टर शर्मा जी ने उन्हें मुअत्तल करके अपनी ओर से आदेश दिखाकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। वहाँ हरजीलाल नाम के महकमाई तालीम के डायरेक्टर थे, जिससे ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी।
उस दिन के बाद यह पता होते हुए भी कि पीटी प्रीतमचंद्र को जब तक नाभा से डायरेक्टर बहाल बहाल नहीं करेंगे तब तक वह स्कूल में कदम नहीं रख सकते। जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती, फटने को जाती, परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी हम कमरे में फारसी पढ़ाने न आ जाते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं आए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्हें जो छोटी छोटी खिड़कियों वाली चौबार किराए पर ले रखा था, वहीं आराम से रह रहे थे। कुछ 7वीं 8वीं के विद्यार्थी हमें बताया करते कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे दो तोतों को दिन में कई बार भिगोकर रखे बादामों की गिरियों का छिलका उतारकर उन्हें खिलाते, उनसे बातें करते रहते हैं। उनके वह तोते हमने भी कई बार देखे थे। हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे में गए थे। जो लड़के पीटी साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते, परंतु हमारे लिए यह चमत्कार ही था कि जो प्रीतमचंद बिल्कुल मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वह अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते थे। क्या तोतों को उनकी दहकती भूरी आंखों से भय न लगता था। हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थीं, बस एक तरह इन्हें अलौकिक ही मानते थे। थैंक यू।